मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीए फोर्थ सेमेस्टर या अन्य कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 707 टू 1885, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास। तो उससे संबंधित आपके सामने एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। वन शॉट वीडियो मतलब आपके अंदर इसको में कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा, यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का और यूनिट फोर का। चारों के चारों यूनिट को आपको इसी वीडियो से रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, और इससे अधिक वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे से सारे आधुनिक विश्व भारत के इतिहास से संबंधित। तो जाओ और जाकर वीडियो है वो अच्छे से देख लो। कर सकूँ समझाऊंगा, पहले नाम से समझो। असहयोग आंदोलन, सहयोग प्लस ए, कोई भी चीज़ का ए लाग जाए तो क्यों जा, मतलब उन नेगेटिव की फीलिंग आओ तो मतलब क्या, सहयोग नहीं करना था ना कि का साथ सहयोग नहीं करना है। इको सहयोग करने को अंग्रेजा का साथ समझना। अंग्रेजा की जो नीति थी, अंग्रेजा का जो कार्य था, अंग्रेजा का स्कूल, अंग्रेजा की पढ़ाई, अंग्रेजा की कार्यालय, जो भी चीज़ थी, अंग्रेजा का साथ किसी भी प्रकार को सहयोग नहीं करना था। गांधी जी के करे तो आह्वान करे थे और उन्हीं के नाम दे दियो असहयोग आंदोलन को नाम दे दियो था। ये आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी करी, यो था सबने बेरक कद करी 1920 का शुरुआत में की आंदोलन की शुरुआत हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग करके स्वराज प्राप्त करना था। तो एक मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई आप अंग्रेजा की बात ही कौन मानेगा, तो क्या होगा, वापस छोड़ के चले जाएगा देश ने। तो यही थी जो पहले उन आंदोलन में था, जो सबसे बड़ा मास आंदोलन, मतलब बहुत बड़ा स्तर पर आंदोलन शुरुआत है। प्रमुख कारणों की बात करें, सबसे पहला इसका जो कारण बनता है, इसको भाई कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले को कोई कारण तो होना चाहिए ना, नहीं तो कोई चीज़ शुरू हो सके। तो इसको कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट। तो 1919 के अंदर एक एक्ट आयो, इको नाम के थो रोलेक्ट एक्ट। थो इम के थो कोई भी भारतीय व्यक्ति है ऊपर बिना मुकदमा लगाया ऊपर क्या करी जा सको, गिरफ्तारी कर सका। मतलब आया कोई आदमी ज़्यादा वो नेतागिरी कर तो पकड़े, बोले आ जाओ पकड़ लो, कोई जरूरत को नहीं मुकदमा लगाने की, कोई जरूरत को नहीं वारंट दिखाने की, आओ पकड़ो और जेल में ठूस दो। कोई ऊपर ना तो प्रकार की कोई प्रकार को ट्रायल दियो जागो, ना प्रकार को कुछ बताने की जरूरत थी। और असीमित काल के लिए क्या कर जा सको, कैद करके रखा जा सका है। तो यो रोलेक्ट एक्ट 1919 को लिया। तो अब यो कोई नियम थोड़ी होगो, ऐसा तो कोई ने भी पकड़ के अंदर डाले कर दियो जा सका है। तो इसका विरोध में असहयोग आंदोलन है वो शुरू करेगा था। फिर क्या हो, ये रोलेक्ट एक्ट का कारण जो बहुत बड़ो विद्रोह देखने मिले पंजाब या अलग अलग क्षेत्र में। तो पंजाब को अमृतसर जगह ही उठे के एक जनसभा हुई बहुत बड़ी, और कठे जलियावाला एक बाग थो उका मायने, अब को एक ही गेट हो। तो अब क्या, अंग्रेज तो डर गया, बोले बहुत बड़ी जनसभा हो रही है, तो जनरल डायर पूछो और गोली चलाने का के दे दिया, आदेश दे दिया। तो उठे अपना बहुत सा जो जनसेनानी था, भारतीय नागरिक था, बकी होगा था, शहीद होगा था। तो उस समय एक विरोध के जताने के लिए भी 13 अप्रैल 1919 में जो नरसंहार करे गए थे जनरल डायर के द्वारा, उसके लिए भी ये जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। खिलाफत आंदोलन, तो जो था ना बेरो मुस्लिम जो लोग था वह क्या सोचा, 1900 पहले कांग्रेस की शुरुआत हुआ है, तो कांग्रेस है ना वह एक बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ चुकी थी, समझ में आ गई, उनको बहुत अधिक प्रभाव देखने मिले। तो अंग्रेजा के सोचा क्या हमने अब कांग्रेस दबाने के लिए अफा क्या करेंगे, अब अफा जो आपके सामने एक या जो है खिलाफ मुस्लिम लीग की शुरुआत कर दी है। तो 1908 के अंदर मुस्लिम लीग की शुरुआत कर जा। तो जो मुस्लिम लोग था भाई उन्हें लगे कि अंग्रेज़ तो मारा ही सी, लेकिन बेरो पट्टे अंग्रेज़ तो कोई का ही कोई नहीं। ये क्या करो, तुर्की में अब तुर्की उठे जगह जानता होगा, उठे के मुस्लिम शासक लिया कर, तो उन हटा उठू के और आप बैठ के गद्दी पे, तो मुस्लिम लोग आके तो समझ में आई कि ओ हो ये तो मारा भी को नहीं। तो खिलाफत मूवमेंट, फिर ये जो मुस्लिम लोगों के द्वारा जो आगा खा थे, इनके द्वारा जो आगा खा मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो मूवमेंट शुरुआत की खिलाफत मूवमेंट, जिसमें क्या हुआ, इसमें यह था कि वो जो तुर्की थे उसको खलीफा की पदवी वापस लौटाई जा सके। लेकिन क्या अंग्रेज कोई बात थोड़ी मान लेता, ना ना एक और मानी बात है। तो ये क्या करो, असहयोग आंदोलन में अपना खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर दी। मतलब ये मूवमेंट ने, ये आंदोलन ने मुस्लिम लोगों को भी समर्थन मिले था। अगले वाला पॉइंट है उपनिवेशिक दमनकारी नीति। तो प्रेस, सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण। तो अंग्रेज अब धीरे धीरे क्या समझ में आ रही थी अंग्रेजा का कि अब क्या है कि ये भारतीय लोग ही ना अनपा ज़्यादा दिन राज कौन कर सका। तो ये क्या करने लगा, भाई कोई आदमी है अब ऊपर सूचना ही नहीं पूछेगी कि भाई फलानी जगह को गलत काम हो,
तो आदमी सूचना कौन पहुँचेगी, तो लोग आक्रोशित को नहीं होंगे। तो ये क्या करो, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, सभा, जो बड़ी बड़ी सभाओं ने हुन पे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे ये क्या कर ली, नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक शोषण। इनके द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार पर ब्रिटिश करों की नीतियों से व्यापक हानि हुई। तो जो आर्थिक शोषण करे, मतलब लोगों पर कर के करो, कृषि पर बहुत अधिक कर लगा दियो, उद्योगों पर कर लगा लियो। भारत में क्या कर जो नील वगैरह की खेती करा लेता, सस्ता दरा पर चीज़ खरीद लेता, ब्रिटेन में जाके उद्योगों आपका उद्योगों में चीज़ निर्माण करके भारत में भेज देता। तो इससे क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर लगातार चरमराती चली गई। इसलिए भी ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। पहला कारण था रोलेट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग, अगले वाला था, तीसरा पॉइंट था खिलाफत मूवमेंट, चौथा कारण था उपनिवेशवाद की जो दमनकारी नीति, मतलब जो नीतियाँ बनाई थी, और पांचवा पॉइंट था आर्थिक शोषण। अब स्वरूप क्या हो, मतलब के तरीका से था विरोध को प्रदर्शन करना, ये चीज़ ने देखा है। पहला पॉइंट तो सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना। तो क्या करो कि भैया जो सरकार का जो भाई सबसे जरूरी क्या है, कोई भी सरकारी चीज़ों को अगर विरोध करोगा तो क्या होगा, उन बुरो लगोगो, उस चीज़ों में डायरेक्ट आहत होगी। तो क्या करो, गांधी जी यही कहो कि जो सरकारी जितनी भी संस्थाएं सबको विरोध करो, जिम अदालत होगी, विद्यालय होगा, सरकारी नौकरी हो गया, इन सबसे क्या कर दो, त्याग पत्र है वो देना शुरू कर दो। तो इसी आंदोलन से मुख्यतः भगत सिंह है वो निकल कर आते हैं। अगले वाला मूवमेंट है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली और खादी का प्रचार करना। तो इम क्या कही कि अब जो ये विदेशी जो अफवाह क्या कर रहे हैं, जो विदेशी जितनी भी चीज़ अपना रहे हैं, तो इससे क्या पीछो तो अपना करना रहे को नहीं, विदेश में जा रहे हैं तो अपना क्या करना है, विदेशी पीछा पे कंट्रोल करना है, विदेशी चीज़ों पर कंट्रोल करना है। अगर आप आर्थिक रूप से अंग्रेजन कमजोर कर देंगे तो अपने देश में आप ही छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेगो, उनके द्वारा गांधी जी के द्वारा एक आह्वान करेगो कि विदेशी वस्त्र जो सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति पहने है उनको बहिष्कार करना शुरू कर दो। भारतीय जो खाद्य उद्योग है उन वापस अपनाओ, भारतीय जो कॉटन उद्योग जो खत्म होते जा रहे हैं उन फिर से अपनाओ। अगले वाला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो ये अंग्रेजी जो शिक्षा है इसने क्या, ये हमें मतलब हमारी जो राष्ट्रीय परंपरा है, हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसको नष्ट करती हुई जा रही है। तो अपना क्या करना चाहिए, अपने खुद की स्कूल है, कॉलेज है, उनको निर्माण करना शुरू करो, खुद के विश्वविद्यालय को निर्माण शुरू करो। तो बंगाल, कानपुर, ये कलकत्ता और कानपुर जैसी जगहों पर बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। तो इसी आंदोलन से पहली बार भारत में शिक्षा को भी एक नई दृष्टि मिलनी शुरू होती है। अगले वाला पॉइंट है सभा, जुलूस और प्रचार प्रसार। तो जनता को स्वराज के लिए संगठित करना। तो यो कहो कि आह्वान करेगो, सबसे पहले क्या करो, जनता ने जागरूक करो, हर आदमी जागरूक करो कि ना एक असहयोग आंदोलन है, ये अंग्रेजा के खिलाफ है, आप ये अंग्रेज अपने खिलाफ आया क्या की नीति ले रहे हैं। तो हर आदमी तक यह आवाज़ पहुँचाओ कि अपना शोषण हो रहा है, अब अंग्रेजा ने अपना देश से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि गुलामी को यही नियम है। गुलामी थे, गुलाम कोई भी व्यक्ति जब तक रहे, जब तक उन यो कौन बेरो रहे कि वो गुलाम है। तो ये गुलामी की जंजीर से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले कोई भी आदमी बेरो होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करो, प्रचार प्रसार हो गई, जनता को संगठित करने के लिए ये पहले कदम में से एक था। अगला वाला पॉइंट है अहिंसात्मक आंदोलन। तो गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो किप आधारित था कि अपना हिंसा है उसको प्रयोग नहीं करना है, अहिंसात्मक आंदोलन है अपनाना। तो महात्मा गांधी का द्वारा यही सिद्धांत दिया गया कि ये जो आंदोलन है नाफा क्या को रखांगा, अहिंसात्मक रूप से इसको स्वरूप रखांगा, हिंसा से बचने को प्रयास करांगा। तो ये किस प्रकार का आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में इन्हें जाना जा है। अगले वाले पॉइंट है इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है जन भागीदारी में वृद्धि। तो किसान, विद्यार्थी, महिलाओं और श्रमिकों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली थी। तो यो जो आंदोलन हो इनमें हर जनप्रतिनिधि, मतलब गांव को जो एक शहर, बड़ा बड़ा शहरा से लेके पहले क्या आंदोलन नया करता ना, वह कोई कॉलेज में गो है ना, कोई बड़ा बड़ा लोग जो राजनीति से जुड़े होया करता हुन लोग तक ही पूछा करते, लेकिन यो एक आंदोलन था जो हर आदमी तक पहुँच गो। कहीं किसान इससे जुड़ा, विद्यार्थियों जुड़ा, महिला, श्रमिक, हर वर्ग इससे जुड़ो। गांधी जी की अपील इतनी थी कि वह अपने साथ बहुत बड़ा जन सलाब है उनका साथ जुड़तो चले जाया करतो। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम एकता का स्थायी सुदृढ़ीकरण करना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये जो पहला 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में अंग्रेज के करो, उनको पहले नारो यो रो कि हिंदू और मुस्लिम है उनको अलग करो आप। इससे क्या होगा, संगठित को नहीं होगा, एक साथ लड़ाई को लड़ेगा और लड़ाई नहीं लड़ेगा तो अपने लिए तो फायदा ही है।
तो ये उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में एक ऐसा आंदोलन हुआ जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ आकर जिन्होंने कोई आंदोलन लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन है वो भी समर्थन मिलता है उसको भी। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव, विदेशी कपड़ों की बिक्री में भारी गिरावट। तो ये चीज़ से क्या हो, जो भारत को उद्योग है उन्हें भी क्या बढ़ाव मिलो, तो इससे क्या हो, लोगों रोजगार भी मिलना शुरू हो। दूसरी बात क्या है, अंग्रेजन चोट यहाँ भी पूछी, क्योंकि जो उनको उद्योग था वह धीरे धीरे क्या होता चला गया था, कम होता जा रहा था। मतलब विदेशी लोग चीज़ कम खरीद रहा, तो आर्थिक रूप से भी अंग्रेजों ने चोट पहुँचाई गई ये आंदोलन के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक शिक्षा, जनता का अहिंसात्मक संघर्ष का अनुभव मिला और जनता ने पहली बार एक नयो प्रकार को, पहले लोगों ने तो बेरो कोई आंदोलन करना तो ठाओ लाठा बाठी और दो सिर में, तो पहली बार गांधी जी यह बतायो, देखो कोई अगर थे हिंसा कर रहे हो ना, फिर सामने वाली सरकार को मौका मिल जाता है कि वो भी हिंसा कर सकती है, वो भी आप पर क्या लाठी चार्ज कर सकती है, वो भी आप पर हिंसा का प्रयोग कर सकती है। लेकिन अब थे चुपचाप बैठ के आंदोलन कर रहे हो, तो इससे क्या हो, मौका ही कोई मिले सामने सरकार ने कि वह करी हिंसा को प्रयोग करें। तो पहली बार दुनिया के सामने एक नयो कॉन्सेप्ट लेके आया महात्मा गांधी, अहिंसात्मक आंदोलन करके आयो। पहले भी थो, लेकिन इनको प्रचार प्रसारक व्यापक रूप से करने को कार्य कौन करो, महात्मा गांधी करो थो। अगले वाला पॉइंट है आंदोलन की समाप्ति करना। लेकिन होता क्या, 1922 में चोरा चोरी का हिंसक कांड हो जाता है। उसके बाद में गांधी जी ने अहिंसात्मक जो असहयोग आंदोलन उसको वापसी कर लेते हैं। अब क्या 1922 के अंदर क्या करेंगे, एक जनसलाब हो तो उठे कि एक बार लाठी चार्ज कर दिया जाए, तो जनता अब आक्रोशित हो जा और एक पुलिस की चौकी जला दी जाए, जिन कुछ पुलिस कर्मियों की मौत हो जाए अंग्रेजा की। तो इससे अब गांधी जी ने बेरो पाटा है, अब पक्की बात है लाठी पड़न लाली ही, तो क्या करेंगे, ये आंदोलन ने बंद कर दी ही। तो इस है कि वह बहुत उठे से कि जो शहीद भगत जो आजम हैं भगत सिंह, वो यहाँ से निकलते कि उन्हें हाथ लगता है कि भाई आंदोलन इतना व्यापक स्तर पर जा रहे तो, और इन्हें अचानक से बंद कर दिया गया। तो उसका बाद में अपना एक अलग रूप अपना ली हिंसात्मक, जो मतलब एक अलग तरीका से आंदोलन क्रांति के रूप में आंदोलन ने शुरू करने के लिए। तो ये इसकी समाप्ति कब देखने को मिलती है, 1922 में चोरा चोरी हिंसक कांड के बाद में देखने को मिलती है। निष्कर्ष की बात करें, असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। तो जो असहयोग आंदोलन है, ये भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन होता है उसको एक जन स्वरूप, मतलब एक बहुत बड़ी जनता तक इसको पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। यद्यपि यह अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन जो इसका लक्ष्य था इस जो मूवमेंट का, उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। लेकिन इसके स्वराज की दिशा में जनता सक्रिय और संगठित हुई। उसके कि भाई था स्वतंत्रता कौन मिली, लेकिन पक है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत हो जाना वह बहुत बड़ी बात है। तो जनता में पहली बार अंग्रेजा के खिलाफ द्वेष की भावना शुरू हुई। अंग्रेजा ने पहली बार समझ में आयो कि अब भारतीय है ने वह भी लड़ सकी ही, वह भी हमारे खिलाफ के कर सकें, आंदोलन कर सकें। और भारतीय लोगों भी पहली बार यह फील आई कि हम भी अंग्रेजा के खिलाफ संगठित होकर लड़ाई लड़ कहाँ और अंग्रेजा ने अपने देश से बगास कहाँ। तो ये उन प्रमुख आंदोलनों में से एक था। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर जब हम तैयारी करते हैं तो पेपरों के बाद में हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे राजस्थान जीके, राजस्थान से कोई भर्ती हो गई, एसएससी जीडी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी सीजीएल हो गई, तो इससे संबंधित हमको कोई ऐसी किताब बता दो जिनको पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो सके और हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो सके। तो मैं सबसे बेस्ट टीचर्स के और सबसे बेहतर किताबों का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और उन किताबों को खरीद सकते हो सबसे सस्ती प्राइस में। जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सबसे सस्ती जो किताबें मिल रही थी, पूरा कॉम्बो पैक उन्हीं किताबों का और सबसे बेस्ट और सबसे जेन्युइन किताबों का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, जाकर आप वहाँ से खरीद सकते हो। और अगर आपको खरीदनी है और आपके पास अभी पैसे नहीं है तो कार्ट में डालो, जैसे सेल आ जाएगी थोड़े दिनों बाद में तब खरीद लेना। तो सारे के सारे बच्चे जो खरीदना चाहते हैं जल्दी से कर लो, अभी ऑफर है, फिर बाद में ऑफर है वो चला जाएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो जो आपके सामने जो 1919 का जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, इसको किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्सनल कंपटीशन में भी देखने को मिलता है आपके सामने। तो इसकी शुरुआत कब होती है, इसको 1 जनवरी 1921 में लागू किया गया था। ये आ तो गया 1919 में ही था, है ना, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 1 जनवरी 1921 से लागू हो गया था। और इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय लोगों को सीमित स्वशासन देना। मतलब भारतीय लोगों भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि जुमलों से पकड़ा दियो कि लो
थोड़ा बहुत थे भी शासन कर लियो, राजनीतिक रूप से थोड़ी बहुत भागीदारी दे दी, थोड़ी बहुत थे भी क्या कर लियो, कोई प्रशासन में भागीदारी दिखा सको, थोड़ी बहुत थे भी प्रशासन में कोई भी कार्य कर सको हो, ऐ को थोड़ा बहुत शासन दियो। ठीक है, क्योंकि आपने थान बेरा असहयोग आंदोलन होना शुरू होगा, हाँ बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत होने लग गई थी। कांग्रेस बहुत व्यापक रूप से इस चीज़ को उठा रही थी कि हमें भी स्वशासन मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि थे हमारे देश पर राज करे हमारे ही लोग कौन बेरो की चार रहे की है, तो ऐसा काम कौन चला। अब मैं भी क्यों एक जहाँ शिक्षित होगा, संगठित होगा, हाँ तो अब मन भी स्वशासन देना पड़ेगा, मैं मानने भी अब थोड़ा बहुत ज्ञान होगा चीज़ें चलाने को। तो ये चीज़ के लिए अंग्रेजा समझी उन्हें बेरो पाठकों की थोड़ा बहुत उन्हें दे दें, तो पहली बार सीमित स्वशासन है वो देखने मिला है। पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है प्रांतों पर द्वैध शासन प्रणाली करना। तो 1919 में क्या है, प्रांता पर द्वैध पर देखने मिलो के द्वैध शासन प्रणाली, और 1935 में केंद्र पर देखने मिलो, जो केंद्र में आज भी है, भारत में वर्तमान समय में भी है। और लेकिन सबसे पहले शुरुआत करती हो प्रांत के जो छोटी छोटी जगह है करती ना, उनने क्या कर दियो, उनने थोड़ा थोड़ा के अपना प्रतिनिधि चुनने को अधिकार दे दियो कहते हो। अब प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया, पहला रिजर्व और दूसरा स्थानांतरित। तो जैसा कुछ के है जो जय मान लिया अजमेर को राजा है, ऐसा समझ लो, तो अजमेर का राजा ने थोड़ी बहुत शक्ति दे दी क्या पे, कि वो क्या पे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कृषि पे और स्थानीय स्वशासन पे के थोड़ा बहुत के कर सके, आपका हिसाबों फैसला ले सके। जय राज्य ने कुछ राज्य सूची है ना, 3 प्रकार की सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची व सीमावर्ती सूची। तो राज्य सूची का जो विषय ना वह मान लो थे, तो वह किन दे दिया, वह स्थानांतरित विषय के रूप में उन्हें जाने को। अब आरक्षित कौन था, जो आज भी गवर्नर का थम था, जहाँ प्रशासन होगी, पुलिस होगो, न्याय होगो, वित्त होगो, ये भी अभी भी किसके थे, ब्रिटिश लोगों के हाथों में थे। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट है केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को विभाजन करना। अब क्या कर दियो, 2 प्रकार का विभाजन कर दियो, जहाँ प्रशासन होगो, एडमिनिस्ट्रेशन होगो, पुलिस होगी, न्याय होगो, ये सब कौन देखोगो, ब्रिटिश सरकार चीज़ें संभालेगी। लेकिन जो छोटा मोटा मुद्दा जो आसपास का मतलब जैसे शिक्षा देखना होगो, स्वास्थ्य होगो, कृषि होगो, हाँ पर छोटा मोटे चीज़ों पर कौन फैसला, जो प्रांत है, जैसे अजमेर को राजा को उदाहरण दियो, अपना मेवाड़ को राजा होगो, जो जट्ठे का भी अलग अलग जगह का जो प्रांत का राजा था वह अपना हिसाबों फैसला ले सका था। समझ में आ गई, पहले हर चीज़ पर अंग्रेजा को ही रास्ता, तो इनके बोले जाए, इन्हीं द्वैध शासन बोले जाए, और ये प्रांतीय स्तर पर लागू करेगा तो इन प्रांतीय द्वैध शासन का नाम से जाने जा है। अगले वाला है विधान परिषदों को विस्तार। तो थानबेरा पलिया आज का समय जो अपना संसद है ना, भाई पलिया विधान परिषद थी, आज भी 2 ही लोकसभा राज्यसभा, तो उस समय में कई काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो उनमें भी वही होया करता, कुछ जनप्रतिनिधि चुन के आया करता और कुछ उस हिसाब से मतलब जो चुनेड़न में भी चुन के आया करता, तो इस हिसाब से सिस्टम रहा करता। तो यह जो विधान परिषद थी इसको विस्तार करेगा कि इन और भी संख्या वो बढ़ा दी गई लोगों की, जिसमें आपके प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में अधिकारों को बढ़ा दिया गया। तो जो प्रांत में भाई और ज़्यादा लोगों ने चुन के आने की क्या दे दी गई थी, अधिकार दे दिया गया कि अब और ज़्यादा लोग हैं वह चुन के आ सके हैं। विधान परिषदों में बहस और प्रस्ताव रखने का अधिकार दे देगा। तो सीमित रूप से लोगान जो 1919 में पहली बार लोगान ये अधिकार मिलो कि पहले विधान परिषद में लोग चुन के तय करता, लेकिन उन्हें कोई अधिकार को नहीं करता। तो 19 में पहली बार यो अधिकार दिए गए कि लोग बस सीमित रूप से बजट पर क्या कर सकें, चर्चा कर सकें और प्रश्न पूछ सकें और अनुमति ले सकें हैं लोगों का। तो यही है, सीमित रूप से लोगों ने बजट पर चर्चा करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए के अधिकार और अनुमति अब दे दी गई थी। 5वां प्रश्न है निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। तो मतदाताओं की संख्याओं को बढ़ाकर 30 लाख से 50 लाख कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया, जो पहले आज का समय हर आदमी ने ना यहाँ थे जाया और ईवीएम पर बटन दबा के वोट दिया हो, वो अधिकार कौन था। पहले जो पढ़ा लिखा लोग था, है ना, जो थोड़ी अंग्रेजा की चापलूसी कर लिया करता, जो शिक्षित था, है ना, उन लोगों ने क्या करना था, मतदान देने को अधिकार था। लेकिन अब क्या कर दिया को इसके द्वारा लोगों के थोड़ा बड़ी मांग थी कि माने भी थोड़ा मतदान को अधिकार मिलना चाहिए। तो मतदाताओं की संख्या को बढ़ोतरी करने को भी फैसला लिया गया। मतदाता की संख्या 50 लाख से बढ़ा के 30 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दी गई थी। भारत के लिए पृथक राज्य सचिव की नियुक्ति करना। तो भारत का प्रशासन के लिए एक नए पद को सृजन करे गए। कौन था, भारत को राज्य सचिव के रूप में या भारत को गवर्नर जनरल का अधिकार ऐसा अधिकार उन दिया गया था। आपके द्वैध शासन प्रणाली डायरेक्टी की बात करें तो इसमें कौन से जो विषयों का विभाजन किया गया था। विषयों के विभाजन की बात करें, पहला
तो आरक्षित विषय तो मतलब दो प्रकार की सूची बताई ना, आरक्षित और स्थानांतरित। तो आरक्षित थी कौन सी थी, जो अंग्रेजा का थम थी, स्थानांतरित जो प्रांता का थम थी। तो इनके ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के नियंत्रण में थी। तो અહીંયા समझ लियो थे भारत को छोड़ो अंग्रेजन बड़ंदो याद को नहीं होता था अंग्रेज गया। અહીંયા याद करो कि भारत का प्रधानमंत्री का थम ही जो चीज़ समझ में आ गई ना। जहाँ अब यहाँ आगे जो पुलिस होगी, पुलिस को नाम सॉरी जो सेंट्रल सशस्त्रीय बल होगा, आप थारा समय ये क्या बोले नहीं आर्मी वगैरह हो गई, ये क्या होती है, ये सेंटर के नीचे आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है। तो यही ब्रिटिश गवर्नर और उसकी जो परिषद होया करती ना, उसका नियंत्रण में जो चीज़ होया करती, जहाँ आज के टाइम में जो भारत का प्रधानमंत्री का चीज़ में नियंत्रण में ही ना, वह कौन से विषय में होया करती, वह आरक्षित विषय में उन चीज़ों ने जाने जा है। अच्छा स्थानांतरित क्यों होगी, अब जो अफला जाए मान लिया अपने राजस्थान भजन लाल जी का थम के है, स्वास्थ्य शिक्षा यहाँ की चीज़ें ना, वह क्या करती, वह भारतीय मंत्रियां सौंप दी और प्रांतीय जो विधान परिषद है उनका प्रति उत्तरदायित्व था, वह फैसला ले सकता था। वह क्या कहता छोटा मोटा मुद्दा पर ले सका। अगले वाला पॉइंट है गवर्नर की सर्वोच्चता। तो गवर्नर है उसका पास के भाई मान लो कोई भारतीय लोग हैं, वह क्या करे कोई फैसलो लियो, लेकिन गवर्नर पूछो अच्छा बोले ज़्यादा समझदार बनो कि बोले लो बिटो दबा दियो। अब बिटो क्यों सर्वोच्च पावर, मतलब कोई भी इंसान चाहे कितनों भी तगड़ो फैसलो हो, लेकिन अगर वो चाहे वो व्यक्ति तो वो क्या कर सके, उन कैंसिल कर सके। तो गवर्नर की सर्वोच्चता यही थी कि वो कोई भी फैसला के रद्द भी कर सको तो और स्वीकृति भी दे सको। तो सीधी सीधी बात है, अंतिम अधिकार की का नया कर तो गवर्नर को नया कर तो। और गवर्नर नहीं याद हो तो भारत का राष्ट्रपति का अधिकार हो आज के टाइम में कि वो कोई भी जो आदेश है उनके कर सके, वापिस लौटा भी सके, कैंसिल कौन कर सके, असीमित काल से अपने पास रख सका है। ऐसा कुछ अधिकार है भारत में आज के समय। स्थानांतरित विषय पर भी गवर्नर अंतिम निर्णय ले सकता था, और ना सिर्फ जो उनका नियंत्रण में आया करती, उसके अलावा स्थानांतरित जो अंग्रेजा भारतीय लोगों का थम थी ऊपर भी वो क्या कर सको तो फैसलों और अंतिम निर्णय ले सको था। समस्या की बात करें, भारतीय मंत्रियों के पास सीमित अधिकार थे। तो इसमें क्या समस्या थी, भारतीय लोगों को जो इच्छा थी उसके अनुसार उन्हें इतना अधिकार को नहीं मिला, उनमें क्या तो सीमित मात्रा में भारतीय लोगों के पास अधिकार था। अगला क्या है, आरक्षित क्षेत्र विषयों पर जनता कोई नियंत्रण नहीं था। तो जो आरक्षित विषय होया करता है ना, उन पर जनता को कोई भी प्रकार को नियंत्रण नहीं था। गवर्नर के हस्तक्षेप से मंत्रियों की स्थितियां हमेशा कमजोर रहती थी। तो गवर्नर क्या करा कर तो बार बार हस्तक्षेप करते, बोले कौन लेने दी फैसला, बोले क्या करोगा, बस तो भाई क्या कर सकता हूँ, पावर तो नहीं ही सारी। तो यही चीज़ है जहाँ आज का प्रधानमंत्री कौन होना, मंत्री मिलकर किमें करते, प्रधानमंत्री का कौन करा भाया, तो क्या करा मानना पड़ो की बात। तो ये है गवर्नर बार बार क्या करा कर तो चीज़ें जो फैसला लिया जाया करता उन्हें विटो कर सकते हो। महत्व की बात करें इसके क्या क्या महत्व रहे, तो भारत के प्रांतीय स्तर पर पहली बार उत्तरदायित्व शासन की शुरुआत हुई। तो भारत में पहली बार एक उत्तरदायित्व, एक नई प्रकार की जो शासन प्रणाली है जिन भारतीय लोगों को थोड़ा बहुत अधिकार देखने मिले थे। अगले वाला पॉइंट है भारतीय नेताओं को शासन का अनुभव प्राप्त हो। पहली बार भारतीय लोगन थोड़ी बहुत राजकरण का बारे में बेरो पाटे कि भाई अपना जो स्वशासन की बात कर रहे हैं, बेरो भी तो होना चाहिए, देश चलाने के लिए आए थोड़ी कि देश को आओ चल जाए, है ना। तो थोड़ी बहुत लोगों ने चीज़ों का बारे में जो शासन प्रशासन का बारे में भारतीय लोगों ने भी जानकारी हुई चीज़ का माध्यम से। सीमाएं की बात करें भाई, कम जो अधिनियम थे कि के कमी थी, के कमी थी, गवर्नर के पास बहुत अधिक अधिकार हुआ करते थे। तो गवर्नर है उसके पास बहुत अधिक अधिकार देखने थे, मतलब भाई अंतिम निर्णय तो वही लिया करते ना, वो चाहते तो आया कर दे, तो भाई लैंड यो फैसला उसका वो चाहते तो मना कर दे। तो भाई बात है घर को दादो तो वही हो जो सारा राष्ट्र सारा नियंत्रण तो का थम तो। आरक्षित विषय में जनता का हस्तक्षेप सुनने, तो चाहे कोई भी विषय हो, आरक्षित विषय करता चाहे न्याय पुलिस होगी, तुम तो जनता को मतलब भी कौन थो, सारा अंग्रेजा का थम थो। तो हुण में भी अंग्रेज जो सीधी सीधी है जनता ने भाई सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, उन चीज़ों में थी, न्याय से सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, पुलिस से सब ज़्यादा पीड़ित थी। तो मैं तो विषय पर भारतीय लोगों ने कोई कुछ मिलेगा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं दे ली। उस टाइम में कौन सी जनता इतनी पढ़ाई कराया करती, कोई इतना बहुत कम लोग पढ़ाई कराया करता, और जो पढ़ाई कराया करता उन्हें तो अंग्रेज में भी किमी कौन कहा करता। समझ में आ गई कौन सी सिजोर की भारत में जो बात थी कि बोले स्वास्थ्य व्यवस्था थी, आज तक कोई नहीं भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था ढंग की, तो उस टाइम में तो ठीक है कि। तो सीधी सीधी बात अंग्रेजा भारतीय ने आया कोई जो कि थे ले लो थोड़ा बहुत, समझ में आ गई ना। तो बाका नहीं बचेड़ी रोटी दे देनी, वो सिस्टम हो जो कोई काम को नहीं आवा। वास्तविक स्वशासन का भाव, जो वास्तविक जो एक रियल स्वशासन है वो कुंदियों को एक प्रकार को यहाँ दिखावा के रूप में थोड़ा सा बहुत दे दिया गया था।
तो अब बात करें भारतीय जो सरकार अधिनियम 1919 ने सीमित लोकतंत्र प्रक्रिया की शुरुआत की थी। तो भारतीय जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में सीमित जो लोकतांत्रिक परंपरा है पहली बार उसकी शुरुआत की थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया था। लेकिन कहते अंग्रेज शाना बहुत था, जल्दी से दे भाई कौन आपकी राजगद्दी छोड़ना चाहे है, कोई कौन छोड़ना चाहे ना, है ना। आदमी मरतो भी यहाँ सोचा कि ओहो मैं खेत में दो जोते हमारे खेत में थोड़ा सो लावणी करवाया तो सही रहतो, है ना। सब कहे हो ना, तो यह बत हुआ है कितना बड़ा पद पर बैठा है तो वह कहीं छोड़ देता। तो यही बात है कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया था। तो जल्दी से कुर्सी छोड़ने कोई तैयार को नहीं हुआ। तो अंग्रेज भी जल्दी से के अपनी सत्ता स्थानांतरित करने को कौन किया था, धीरे धीरे थोड़ी सी जुमलोताई भी दियो था। द्वैत शासन प्रणाली की विफलता ने भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रांतीय जो स्वायत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। तो इससे क्या हो, जो भारतीय लोग बस समझ गया कि गोली देने की प्रयास चालू है, तो और भारतीय लोगों ने इससे कॉन्फिडेंस भी मिलो कि आप चलो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सफल तो यहाँ अब आप और पूर्ण जोर से रूप से प्रयास किया गया, बड़ा बड़ा अधिवेशन होया, बड़ा बड़ा जो आंदोलन चलाया गया। तो इस अंग्रेजों समझ में आई कि बड़ा बात बनती दिखे को नहीं, अब तो भारतीय देना ही पड़ो कि तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्ता थी वो पूर्ण रूप से मिल गई थी, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। तो धीरे धीरे चंबेरो चीज है करे जीवन में। तो ये पहले कुछ कदमों में था जिसमें भारतीय लोगों को स्वशासन देखने को मिला। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिल सकता है के प्रभाव हुआ उन्हें देखांगा। तो सबसे पहले अपन बात करें द्वितीय विश्व युद्ध का बाद में जो अंग्रेज हैं उनकी जो हालत थी बाकी हो गई थी, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होगा था और साथ के साथ राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर होगा। पहले बात रही को नहीं, पहले कमाई भी को नहीं। क्यों? अब जितना भी जो अपने जठे जठे पर नियंत्रण कर रखा उपनिवेशवाद में उठे भी लोग समझदार होता चला गया था। एक तरफ उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ाई करनी पड़ रही थी, दूसरी जगह भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, उठे का लोग भी उनके खिलाफ लगातार आंदोलन करता जा रहा था। तो उन पर भी नियंत्रण उनको कमज़ोर होता जा रहे थे। तो इससे क्या होगा, जो अंग्रेजी आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। तो इससे क्या हो, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज होगा। अब भारतीय लोगों ने मेरे पाठ को यो ही टाइम है अंग्रेजों स्वतंत्रता लेने को। तो इससे क्या है, भारतीय लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाया और जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो धीरे धीरे और तेज होता चला गया। और ब्रिटिश सरकार को धीरे धीरे ये स्पष्ट हो चुका था कि अब भारत में सत्ता का स्थानांतरण अप्रिय हो गया। मतलब अब तो भारतीय लोगों को सत्ता देनी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ लगा है कि अपना दूसरा ने राज कराया करता आप लोग राज जातो लगा। समझ में आ रहे हो ना कि मतलब अब ब्रिटिश सरकार की हालत हो गई थी, अपने देश में उनके तंगी आनी शुरू हो गई थी। तो उन्हें पता चल गया था भैया ही बात है, जब आदमी दूसरा घर का दूसरा तो रुपया जब देना जब अपना घर 2 रुपया बची, खुद का घर है कुछ कौन बच रहे हो। तो क्या कर रहे हो, अब उनका समझ में आई कि भारतीय लोगों ने अपना ने शासन दे देना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। तो एक ले के करो 1946 में जो अंग्रेजा के द्वारा के करो कैबिनेट मिशन उन्होंने भारत में भेजे थे, जिन 3 ब्रिटिश मंत्री था। कौन? भारत को सचिव बना के लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने, कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भेजो गयो, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने भेजो गयो जो वाणिज्य मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर ने भेजो गयो जो प्रथम लॉर्ड के रूप में जिन्हें जाना जा है। अच्छा, पृष्ठभूमि की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद में जन आंदोलन की तीव्रता बढ़ी। तो थानबेरा भारत छोड़ो आंदोलन है, क्यों भाई यो जरूरत क्यों पड़ी अंग्रेजा ने कैबिनेट मिशन छोड़ भेजने की? मैंने बात यह है ना, तो बात देखांगा। तो एक लिए भेजो गयो, क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन है वो गांधी जी पहली बार बोले, बोला दिन होगा बोलियो, और चिट्ठी हाथ में लिया, आपकी बार सिर में ही मारांगे अंग्रेजा का है। तो पहली बार अहिंसा को प्रयोग करेगो कि द्वारा महात्मा गांधी भी आह्वान कर दियो कि बोलो के तो मरो और के बोलो करो, कोई सो काम करके छोटो बोले बोला दिन होगा अपना नहीं यहाँ बैठ के काम चलाया, अब की बार कर ही दो काम। तो इन्होंने क्या किया, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी सिर्फ शुरुआत हुई थी, उसके बाद में उसके क्या धीरे धीरे वो आंदोलन बहुत ही हिंसात्मक रूप से फैलने लगा, जन आंदोलन के रूप में उसकी तीव्रता फैल गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारिता के कारण ब्रिटिश पे लोगों पर दबाव बना। तो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्यों भारतीय लोग हैं उनके भागीदारी नहीं देने कारण में सके में तो कोई नहीं लड़ा था साथ, तो क्यों इस पे ब्रिटिश सरकार पर धीरे धीरे और दबाव बनना शुरू हो गया था।
मुस्लिम लीग की मान पाकिस्तान की, तो 1940 में जो हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में दंगे देखने को मिल रहे थे धीरे धीरे, तो इससे क्या प्रशासनिक रूप से भी जो अंग्रेज है वो कमज़ोर होते जा रहे थे, वो भी आंतरिक प्रशासन है भारत उसको भी संभाल नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम लीग है वह लगातार मांग करी भाया माने तो अलग देश चाहिए पाकिस्तान। समझ में आ गई। तो गांधी को कोई योगदान को नहीं थे, थे इंस्टाग्राम पर पढ़ के, यो व्हाट्सएप पर पढ़ के पढ़ा लिखा हो क्या कि अनपढ़ा जाए की बात करते हो कि महात्मा गांधी पाकिस्तान को, वो भारत पाकिस्तान को विभाजन किया। महात्मा गांधी का उसमें कोई योगदान नहीं था, वो उन कुछ व्यक्तित्व में था जिन्होंने इसका प्रखर विरोध किया था। समझ में आ गई थारा बात। बढ़िया चीज़ पढ़ा करो, अच्छी किताबा नहीं है थारे कोर्स में चीज़ चली ना, भी पढ़ा करो थोड़ी घनी देर, इंस्टाग्राम पर रील ही मत देखा करो सारा दिन। तो इन्होंने मुस्लिम लीग की जो मांग थी 1940 में कि भाई इसमें सबसे पहले जिन्ना ये था कि इन्होंने तो जिन्नाया बैठो कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू बोले मैं प्रधानमंत्री बनूँ। तो दोनों भाई लड़ाई हो गई, अब घर में दो दादा आपस में भाई, अब दो बकरी ने बोले दो शेर एक जगह को रह की, एक शेर रह है, तो दोनों क्या करो आप आपको फैसला लियो कि आप हाँ दो अलग अलग जगह देशा को निर्माण करना। तो उस टाइम में पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहे थे। ब्रिटेन की सहायक सत्ता का स्थानांतरण शांतिपूर्ण हो। अच्छा, मेन बात यह भी थी कि अंग्रेज हैं चाह कि अब लड़ाई दंगा ज़्यादा नहीं हुए। समझ में आ गई। उद्देश्य की बात करें, भारत के संवैधानिक समस्या का समाधान ढूंढना। अब थाने बेरो कोई भी काम है वो जल्दी से को नहीं उसका ना, धीरे धीरे ही हुआ है। तो एक संविधान निर्माण करना एक छोटी परंपरा, छोटी बात को नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो भी बाहर जाए का देश में जो इतना बड़ो देश है जिम 100 प्रकारों ज़्यादा की भाषा ही, 50 कितना ज़्यादा जाति बोली धर्म गोत्र बेना के हैं। तो इस ऐसे देश को एक सूत्र में पिरोना एक बहुत बड़ी बात थी। तो उसके लिए संविधान निर्माण है, उसके लिए क्या करना, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी संविधान सभा का गठन। तो जो संविधान सभा है भाई जो संविधान को निर्माण करेगी, उस सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन की शुरुआत करी, जो नियुक्ति करी गई थी। सत्ता स्थानांतरण की एक पूरी रूपरेखा तैयार करना। तो अया कोने की कोई अंग्रेजा भारत ने जो सत्ता दे दिया, अंग्रेजा भारत ने की स्वतंत्रता दे दी, तो कोई चाबी तो ही कोई नहीं ठाके दे दी। समझ में आ गया। पूरी एक प्रक्रिया थी जो प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शासन के रूप से, लोगों की भावनात्मक रूप से, तो वो धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव आए थे। तो वो एक साथ बदलाव को नहीं उसका कोई भी चीज़ को, तो धीरे धीरे बदलाव हुआ है। तो जो सत्ता को स्थानांतरण तो वो करने के लिए एक व्यवस्थित रूप से करने के लिए इन्होंने इस मिशन को लेकर आए थे। हिंदू मुस्लिम लोगों के जो विवाद उसको सुलझाने का प्रयास। तो हिंदू मुस्लिम लोग हैं उनके बीच में जो विवाद था उसको कम करने का जो प्रयास था, सुलझाने का प्रयास था, उसको बताया जा रहा है। उसके लिए भी इस मिशन की शुरुआत की गई थी। मुख्य प्रस्ताव और योजना की बात करें, संघीय ढांचा। तो भारत में एक संघ है जिसमें केंद्र और प्रांत शामिल होता है। तो भारत क्या एक संघीय क्षेत्र है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपके सामने पहले जो पूरा देश है, जहाँ अलग अलग छोटे छोटे राज्य और प्रांत हैं, उनसे मिलकर हमारा एक देश बनता है, उसको संघ बोला जाता है। तो ये जो संघ है भारत में, जहाँ पर केंद्र की अपनी पहचान है और प्रांत की अपनी पहचान है, तो उसको जो प्रांतों को शामिल करना और एक पूर्ण अखंड भारत का निर्माण करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार के विषय रहेंगे। तो क्या करो, आज का समय जो राज्य के पास अलग सूची है, केंद्र के पास सूची है, उस चीज़ को भी निर्माण करेगा कि केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो देखने का कार्य करेंगे। प्रांतीय समूह के पास कौन से विषय है? प्रांतीय विषय को 3 विषय में बांटा गया। समूह ए में हिंदू बहुल प्रांत, जठे हिंदुआ की जनसंख्या ज़्यादा, हिंदू बहुल प्रांत हम बांटे गए। फिर मुस्लिम बहुल प्रांत, उत्तर पश्चिम जो जगह थी जठे मुस्लिम लोगों की जो जनसंख्या ज़्यादा देखने मिले, वो उठीन की साइड में उन्हें बांटे। और तीसरा कौन था? सो बंगाल और असम, जो एक अपना आप में एक अलग विविधता ने अपनाए हुए था, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी भी उठीन निकला था, उन्हें अलग बांट दिया था। अब फिर क्या करेगा? तो अगले वाला काम इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा का गठन। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? संविधान सभा का गठन किया था। प्रांत और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधित्व था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, समझदार आदमी था, उन्हें क्या करे? तो उनके जो प्रतिनिधि बना के संविधान सभा को निर्माण करे। तो अगला काम इन्होंने क्या किया था? अस्थायी सरकार का गठन करना। तो सभी प्रमुख दलों की भागीदारी तय करके एक अस्थायी सरकार का गठन कर दिया गया। मतलब एक है कि सरकार बनाओ जिम सारा का सारा दल भाग लेवी और जो सारा का सारा प्रतिनिधि हैं वह भी एक अंदर भाग ले लें।
अगले वाला पॉइंट है देशी रियासतों की स्थिति। तो वे संघ का हिस्सा बनेंगे लेकिन उन्हें आंतरिक स्वायत्ता होगी। तो देशी रियासतों ने कह दियो संघ को हिस्सा भी बनायो और इन्हें उनको आंतरिक स्वायत्ता भी दे दी गई कि भाई थे भी अपना रूप से स्वतंत्र हो। अंग्रेज सियाना बहुत था भाई, क्या करो भाई समझा कि अगर अन्य जो प्रांत थी ना, प्रांत मतलब चाहे अजमेर को गो अपने यो मेवाड़ होगो मारवाड़ होगा ये क्षेत्र होगा, हंडा की अगर स्वायत्ता देते तो क्या आज ना तो काल आपस में लड़ के आप ही मर जाएंगे। समझ में आ गई। अनुशासन कौन सा लगो, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण का इन्होंने कार्य किया था। तो ये करो, ये तो यहाँ भी कहो तो कि भाई कोई चाहो तो भारत में भी इसको लेस कर, कोई चाहो पाकिस्तान में लेस कर, कोई चाहो तो वो आपका अपना आप खुद के तरफ भी केकर्स का स्वतंत्रता देश का है। प्रभाव की बात करें, क्या क्या प्रभाव देखने को मिला इस जो आंदोलन का, जो सकारात्मक प्रभाव भारत के भविष्य के संविधान के निर्माण की दिशा तय हुई। तो भारत को जो भविष्य या संविधान को जो निर्माण है उसको जो नीतियाँ को निर्माण करने के लिए जो दिशा है निर्देश है वो तय हो गया था। साथ के साथ जो संविधान सभा का गठन है वो 1946 में दिसंबर में इस मिशन के द्वारा किया गया था। सत्ता स्थानांतरण की प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरुआत कर दी गई थी। तो इस जो ये आपके सामने ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें सबसे पहले जो सत्ता है उसको स्थानांतरण करने का प्रयास किया था, उस प्रक्रिया को शुरुआत करने का इन्होंने कार्य कर दिया था। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें, इससे क्या हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में इन्होंने विवाद बढ़ा दिया। तो इससे क्या हिंदू और मुस्लिम लीग है उसमें और धीरे धीरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में विवाद और गहरा था चला गया। तो राजनीतिक रूप से क्यों अब सब ने भाई सत्ता चाहिए तो आपस में लड़ाई होनी भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी। लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 का आह्वान किया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक डायरेक्ट एक्शन डे कि भाई डायरेक्ट करो बोले लड़ाई दंगो और सीधो बोले अलग करो अपने देश ने। तो एक लिए डायरेक्ट एक्शन डे है 16 अगस्त 1946 का आह्वान किया गया, जिससे क्या बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। इससे क्या पाकिस्तान की जो मांग है वो और तेजी से फैलने लग गई। तो इससे क्या पाकिस्तान की जो मांग है वो और व्यापक स्तर से धीरे धीरे और ज़्यादा स्तर पर फैलती हुई दिखने लग गई थी। निष्कर्ष की बात करें, कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सरकार का अंतिम प्रयास था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना है ये ब्रिटिश सरकार को कुछ अंतिम प्रयास था जो भारत को एकता के साथ स्वतंत्र कराने का। तो अंग्रेजा को एकता को प्रयास तो क्यों यह सोचा कहीं आप हाँ अभी भी रह जाओ देश में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। समझ में आ गया। लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों के कारण यह सफल रहा। तो अंग्रेजा का प्रयास तो करो कि हिंदू मुस्लिम लोग एक साथ रह सकें, लेकिन ये प्रयास है उनके द्वारा पूर्ण रूप से नहीं हो पाया और वो असफल रहे। हालांकि इसने स्वतंत्रता भारत के संविधान व सत्ता स्थानांतरण की नींव जरूर रख दी, लेकिन इससे क्या जो सत्ता को स्थानांतरण हो गया और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया उसको थोड़ा सुलभ और सुचारू रूप से तो एक बार चलाने का इन्होंने कार्य किया था। तो यह है कैबिनेट मिशन जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो लाए गए थे उसके बारे में पृष्ठभूमि उद्देश्य और प्रभाव के बारे में आप देखे हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। वह ऐतिहासिक जो महत्व से संबंधित प्रश्न है इसको अपन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न जोर से देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से आप इस प्रश्न को कर दोगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब देखने को मिलती है, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. ह्यूम की पहल से शुरुआत होती है। तो A.O. ह्यूम नामक एक जो भारतीय व्यक्तित्व थे जिनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 में क्या कांग्रेस की स्थापना है वो पहली बार देखने को मिलती है। उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी कहाँ पर, मुंबई के अंदर। ठीक है। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके, W.C. बनर्जी के द्वारा आपके सामने की गई थी। तो अच्छे से याद कर लेना, A.O. ह्यूम के द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 मुंबई के अंदर, और इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी पहले अधिवेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं एक एक वाले में, उसमें से आपके सामने जरूर से देखने को मिलेंगे। स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे, राजनीतिक मंच प्रदान करना। तो इन लोगों का क्या उद्देश्य था कि लोगों को राजनीतिक रूप से एक मंच प्रदान हो सके, देश के शिक्षित वर्ग को एक साझा राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई जो लोग हैं उन्हें एक राजनीतिक मंच मिल सके।
मतलब पहले क्या तो सब लोग अपना अपना दृष्टि भाई, कोई कट्ठे पंचायत कर रहे हो, कोई कट्ठे आंदोलन कर रहे हो, कोई किमी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जो सारा जो क्षेत्रीय जो बड़ा बड़ा नेता था, उन्हें एक मंच मिल को समझ उनका नीचे आके बके कर सका था, अपना विचार रख सका था। अलग अलग विचारधारा का आदमी, कोई लड़ाई विश्वास कर रखा है, कोई अहिंसा में विश्वास रखा है, कोई अंग्रेजा ने आज हटाने की बात किया, कोई ऐसा सोचा कि धीरे धीरे हट जाएगा। तो अलग अलग विचारधारा का आदमी था। तो सौ जगह लड़ाई नहीं करके एक मंच के नीचे आ जाए तो क्यों जा है सारा का मिलके कोई प्रस्ताव पारित करें तो एक साथ एक दिशा मिला कोई भी चीज़ में। अब कोई सोचो कोई नदी है बा कदे एक नदी बा स्टार्टिंग में क्या करती 10 धारा बो है, कदे इन्ने कोई एक धारा इन्हें निकल रही है, कदे इन्हें कदे इन्हें तो कोई तो प्रभाव को नहीं। अरे एक नदी को सारो पानी एक खड्डा में जाए पड़े सीधो निकले तो तो प्रभाव पड़े। तो यही चीज़ है, संगठित होकर कोई कार्य करो जा तो बहुत अच्छे से चला। तो यही है जो कांग्रेस है, इसने क्या कार्य किया था, राजनीतिक मंच प्रदान करने का कार्य किया था। अगले वाला पॉइंट है सार्वजनिक मत का निर्माण करना, अंग्रेजी शासन की नीतियों के प्रति जनमत तैयार करना। तो जो संवैधानिक मत के निर्माण करने का प्रयास किया गया, जिसमें क्या था, जो अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थी उसके प्रति जनमत तैयार करना। मतलब लोगों ने इस चीज़ के लिए तैयार करना कि ये जो अंग्रेज है ना अपने खिलाफ बहुत के ही क्रूर नीति अपना रहे हैं, उनकी नीतियों ने हर व्यक्ति तक पहुँचानो ताकि जनता जागरूक हो और अंग्रेजा के खिलाफ लड़ाई करे तैयार हो जाए। तो यही है, सार्वजनिक मत को लोगों ने समझानो, लोगों जागरूक करने को भी कांग्रेस ने एक मुख्य भूमिका तैयार करी। अगले वाला पॉइंट है संवैधानिक भूमिका सुधारों की मांग करनी। तो भारत में विधायी पालिका का विस्तार और भारतीय भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये में क्या है, जो भारत में जो विधायी पालिका है, भारत में जो लोग हैं उनको क्या, उनको विस्तार करे गए इसका द्वारा समझ में आई। तो भारत में और भी क्या जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वह निकल के ऐसे और भारतीय लोग हैं उनकी भागीदारी भी देखने मिली। क्यों, और जो लोग होया करता वह बार बार मांग उठाया करता और बहुत बड़ा प्रभावशाली नेता था, अंग्रेजा ने उनके दबनों पड़े उनके तले और जो प्रतिनिधित्व है वो देखने मिला। प्रशासन में भागीदारी, तो उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग करना। तो कांग्रेस ने क्या किया, अंग्रेजों से कहा कि भाई प्रशासन में भी हमें भागीदारी देनी चाहिए, राजनीतिक रूप से भी मिले और प्रशासनिक रूप से भी मिले। तो क्या हुआ, जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद होते थे उन पदों पर भी भारतीय लोगों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए लोगों को मांग की गई थी। तो ये प्रशासनिक रूप से भी नियुक्ति की बहुत मांग उठी और उसको दिलाने का भी प्रयास किया, किनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। राष्ट्रीय एकता, प्रांत धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीयों को संगठित करना। तो एक कार्य क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि ये जो अपने अलग अलग स्तर पर बट रहे हैं, कोई धर्म का स्तर पर लड़ाई कर रही है, कोई जाति का स्तर पर, कोई अपने सब अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक बजाय अपन एक स्तर पर उठ के लड़ाई करांगा, इनके राष्ट्रीय एकता को परिचय जागो और अंग्रेजा ने उठान के अंग्रेजा ने देश से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ो दिशा के रूप में अपना कार्य कर सका। अगले वाला ऐतिहासिक महत्व, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो नींव है, कांग्रेस ने भारतीय राजनीति को संगठित और दिशा निर्देशित करने का कार्य किया। तो भारत में जितना भी जो राष्ट्रीय आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन हो गो, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जो भी आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन हुए व्यापक स्तर से, जो अब स्वदेशी आंदोलन हो गया, सब आंदोलनों में कांग्रेस से प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस की भूमिका उसमें कहीं ना कहीं जरूर से देखने को मिलती है। और शायद कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या किया, अपना योगदान रखा है। राजनीतिक शिक्षा का प्रसार, जनता में अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता फैलाई। तो जनता का जो अधिकार है, जनता का क्या क्या अधिकार हैं, लोगों स्वतंत्रता मिले और लोकतंत्र के प्रति लोग जो जागरूकता है उन फैलाने को लोगों ने क्या करे, कार्य करियो है। अहिंसात्मक और संवैधानिक संघर्ष की परंपरा, तो जो पारंपरिक दौर में असंवैधानिक मार्गों में सुधार की मांग की गई। तो क्या जो कांग्रेस के द्वारा किया गया हमेशा अहिंसात्मक आंदोलनों की मांग करी गई और साथ के साथ किस प्रकार के जो चीज़ों में बदलाव देखना चाहते थे कि भाई धीरे धीरे संवैधानिक परंपरा ने अपना के भारत में जो संवैधानिक मार्ग के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा सके, ताकि जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी तय हो सके क्या फैसला लेने के अंदर। अगला क्या, नेताओं को उदय करना। तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर जैसे जो नेता हैं, जो क्या है युवा नेता हैं, वो उनके लिए एक मंच प्रदान करने का कार्य किया। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो वरिष्ठ नेता आया करता उनके नीचे उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलो, समझ में आ गई। तो उसका द्वारा के उसका बाद में जो युवा लोग हैं, युवा लोग एक क्रांति के अंदर जुड़ता चला गया।
भविष्य के आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार होना। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की राह तैयार की। तो यही है जो कांग्रेस है, इसके द्वारा जो असहयोग आंदोलन हो गो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो गयो, भारत छोड़ो आंदोलन है, उकी के एक बहुत बड़ी नींव रखी। हर एक बड़े से बड़ो, छोटा से छोटो आंदोलन में कांग्रेस को कठे न कठे जरूर से योगदान देखने मिले थे। तो यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सुनियोजित व संगठित रूप से राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया। तो कांग्रेस को कार्य यही था कि जो चाहे छोटो आंदोलन हो चाहे बड़ो आंदोलन हो, एक भारतीय जो आंदोलन में नेताओं की भूमिका है ना, एक नयो मंच, सब कुछ प्रदान करने का कार्य किया गया, और जिससे अंत में 1947 में भारत को क्या हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें जो ए.ओ. हुम के द्वारा जो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, लोगों को संगठित किया, जागरूक किया, नए नेताओं का निर्माण किया, जन भागीदारी को तय किया, संवैधानिक परंपरा को लागू करने का कार्य किया। तो इस चीज़ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना है वो होती है, और उसका जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखने को मिलता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।